इस देश में एक बार ऐसा समय आया था कि एक देवता की मूर्तियां दूध पीने लगी थी। याद है आपको? मैं देवता का नाम भी नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं ले रहा हूं। अधम ते अधम अधम अति व्यक्ति मैं हूं। हिंदू धर्म वालों का दावा है कि मैं हिंदू हूं, इसलिए अपने घर की बुराई का बात कर रहा हूं। हमारे तमाम मुसलमान धर्म और सिखों और ईसाइयों के बीच भी हैं, वो लोग भी अपनी आलोचना करें और कराएं। जहां भी इस तरह की कोई भी चीज हो जो नफरत पर आधारित हो, उसे रोकना उनकी जिम्मेदारी है, अपना घर ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। और घर कैसे ठीक होगा? मोहब्बत और प्यार से, तर्क और विवेक से। आओ मिल करके रहें, इसलिए हम ये बात करने आए। इन बातों का किसी धर्म से मतलब ही नहीं है भाई, इस बातों का मतलब मोहब्बत और प्यार से है। अगर आप अपनी पीढ़ियों को अंधविश्वासी बनाएंगे तो आपकी पीढ़ियां मानसिक रूप से गुलाम पैदा होंगी और कोई धर्म बचाने, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ने आपके घर से चला जाएगा, आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। मेरी गुजारिश ये है कि अपने बच्चे को किसी सांप्रदायिक दंगे में, किसी कथा भागवत में जाने से रोकिए और किसी तरह से उसको स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भेजिए, तभी जाकर के वो बचेगा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है ना? अब अगर सरकारी चीजें प्राइवेट हाथों में बेची जा रही हैं तो उसमें आरक्षण है क्या? आपका आरक्षण है क्या? नहीं है उसमें आरक्षण। तो मंडल कमीशन कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। क्या हमारी ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्या कि जहां भी इस देश में कोई भी सरकारी गैर सरकारी संपत्ति हो, उसमें इस देश के SC, ST, OBC और जितने भी कमेरा लोग हैं उनको उनकी आबादी के अनुपात में वहां जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यही तो बात हम करने आए। पिछली बार यही आपके बिलासपुर में एक कहानी सुनाई थी, आपको भी सुना रहा हूं। एक गांव में एक आदमी की नाक कट गई तो उसको सब कहते थे नकटा आ गया, नकटा आ गया, और बड़ा अपमान करते थे कि नाक कटी हुई है, उसकी बेइज्जती हो रही है। उसने दिमाग लगाया, कहा कि अगर मैं अकेला रहूंगा तो ऐसे ही मुझे सब आलोचना करते रहेंगे। उसने एक आदमी को बुलाया और कहा, बच्चा सुनो, पता है ये नाक कैसे कटी? तो कहा नहीं। कहा ये नाक मैंने जानबूझकर कटवाई है, और जैसे ही नाक कटवाई वैसे ही उस परम ब्रह्म परमेश्वर खुदा भगवान से सीधे साक्षात्कार हो गया और मुझे मोक्ष मिल गया। वो आदमी कहा अच्छा? तो कहे हाँ। कहे तुमको विश्वास नहीं? कहा नहीं। कहा अपनी नाक कटाकर देखो। तुरंत बोला। और बहुत समझाते समझाते वो आदमी कम पढ़ा लिखा, कम समझदार, वो ऐसे किसी कार्यक्रम में गया नहीं होगा, उसको भी लगा होगा इस जन्म में तो पेट नहीं भर रहा, चलो भगवान से मिल लेंगे, मोक्ष मिल जाएगा। उसने अपनी नाक कटवा दी। नाक कटवाने के बाद भगवान तो नहीं मिला, उसको बहुत दर्द हुआ। तो उससे पूछ रहा है कि तुमको भगवान मिला? तो कहा नहीं मिला। तो कहा हमको भी नहीं मिला था। तो कहा फिर तुमने क्यों कटवाई? तो कहा अब तक इस गांव में एक नक कटा था, अब हम हो गए 2, चलो तीसरे को खोजते हैं। इस देश में आपके स्वाभिमान, सम्मान, विज्ञान, तकनीक, भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और पुरखों की लड़ाई से बना हुआ भारत आपके हाथ से छीन करके एक मूर्खों की भीड़ तैनात की जा रही है। और एक मूर्ख अपने जैसा दूसरा मूर्ख खोजने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा है, और धीरे धीरे आपकी शिक्षा बर्बाद, आपका रोजगार छीन रहा है, कलम और किताब आपसे छीन रहा है कि एक अविवेकी भीड़ बन जाए और सब एक साथ चल करके किसी कथा भागवत का हिस्सा बन जाए। इस देश में स्कूल कॉलेज इसीलिए बर्बाद किए जा रहे हैं। इसलिए हम अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ खड़े होते हैं। अरे भाई क्यों ना खड़े हो? पुराने लोग जो मंच पर बैठे और जो सामने, उनको भी याद होगा 1990 और 2000 के बीच सर इस देश में एक बार ऐसा समय आया था कि एक देवता की मूर्तियां दूध पीने लगी थी। याद है आपको? मैं देवता का नाम भी नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं ले रहा हूं। अधम ते अधम अधम अति व्यक्ति मैं हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब सम्मान कर रहा हूं, किसी का अपमान नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि उस देवता को जानते हैं ना जिसकी मूर्तियां दूध पीने लगी थी? अब उसके बाद, तब तो टीवी भी नहीं था, इतना मोबाइल भी नहीं था, टीवी बहुत कम घरों में था।
धीरे धीरे सारे देश में खबर फैल गई कि फला मूर्तियां दूध पी रही हैं और सारा दूध ले जाकर के लोग मूर्तियों को पिलाने लगे। कुछ दिन बाद खबर बंद। क्या मूर्ति दूध पीना बंद कर दी क्या? ये मेरा मन में सवाल आ रहा है भाई, हम अपमान कर रहे हैं क्या किसी का? और देखो भाई, हिंदू धर्म वालों का दावा है कि मैं हिंदू हूं इसलिए अपने घर की बुराई का बात कर रहा हूं। हमारे तमाम मुसलमान धर्म और सिखों और ईसाइयों के बीच भी हैं, वो लोग भी अपनी आलोचना करें और कराएं। जहां भी इस तरह की कोई भी चीज हो जो नफरत पर आधारित हो, उसे रोकना उनकी जिम्मेदारी है, अपना घर ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है। और घर कैसे ठीक होगा? मोहब्बत और प्यार से, तर्क और विवेक से। आओ मिल करके रहें, इसलिए हम ये बात करने आए। पसमानदा समाज के लोग उसी मुस्लिम तबके में हैं कि नहीं भाई? जातिवाद क्या होता है? इस्लाम ने दुनिया को समानता और मोहब्बत का पाठ पढ़ाया और भारत में आके जातिवादी हो गया। खान पठान शेख सैयद एक तरफ और पसमानदा एक तरफ। है कि सच्चाई है कि नहीं? इसलिए मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, इन बातों का किसी धर्म से मतलब ही नहीं है भाई। इस बातों का मतलब मोहब्बत और प्यार से है। अगर आप अपनी पीढ़ियों को अंधविश्वासी बनाएंगे तो आपकी पीढ़ियां मानसिक रूप से गुलाम पैदा होंगी और कोई धर्म बचाने, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ने आपके घर से चला जाएगा, आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। मेरी गुजारिश ये है कि अपने बच्चे को किसी सांप्रदायिक दंगे में, किसी कथा भागवत में जाने से रोकिए और किसी तरह से उसको स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भेजिए, तभी जाकर के वो बचेगा। यही केवल कहने आया हूं, इसी की बस अपील कर रहा हूं। और इसके लिए ये संविधान बचाना जरूरी है। ये संविधान बचाना इसीलिए जरूरी है, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया। अब बात छोड़िए, मैं ज्यादा बोलूंगा तो कल को मेरे ऊपर मुकदमा। अब इसलिए मैं अपने पुरखे को याद कर रहा हूं, कबीर बाबा साहब मानते थे ना कबीर साहब को अपना गुरु। पहला गुरु तथागत बुद्ध पहले गुरु थे। दूसरे गुरु वहां पे जो है इनके हैं, जो कबीर साहब हैं। और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले। तो मैं तो अपने कथा भागवत की बात छोड़िए, देखिए कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं, उनको नाराज नहीं होना, थोड़ी देर बैठ के सुन लीजिए। मैं आपके काम की बात बता रहा हूं। क्या है? इन्होंने लिखा कि जो भी चीज ऐसी है जिसमें भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को अगर ये कथा भागवत करने की इजाजत देता है तो वही भारत का संविधान हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार देता है और इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। इसलिए हम ये बात करने आए। शिक्षा और स्कूल बर्बाद हो रहा है, इसकी चिंता कौन करेगा? हम करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारी चिंता इस छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, जितने भी आपकी सरकारी कंपनी है, जितना भी आपकी सरकारी जमीन है, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? और इसलिए हम ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आए। हमारे गांव में एक किस्सा चलता था, सुनिए। गांव में भैंस चुराने वाले लोग आते थे और रात में भैंस, गांव में होता था कि भैंस के गले में घंटी बांधते हैं कि अंधेरे में अगर भैंस हिलती डोलती है तो घर वाले चैन से सोते हैं कि भाई भैंस सुरक्षित है और हम अपना चैन से सो रहे हैं। तो चोर जब आते थे तो भैंस को खोल करके ले जाते थे, तो घंटी चुरा करके कोई और ले जाता था। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो जो गांव वाले जागते थे वो किसके पीछे जागेंगे? जिधर से घंटी की आवाज आ रही है। और बाकी चोर भैंस चुरा करके दूसरे रास्ते ले जाते थे। इसलिए जब अंत में चोर उसको रख के फेंक के भाग गए तो अंत में गांव वालों को क्या मिला? घंटी। और असली चोरी उधर हो गई। मेरा कहना यह है कि इस समय आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है? शिक्षा रोजगार की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही? आपके कलम किताब खतरे में है कि नहीं? हम उसी की बात करने आए। रे भाई, ये कहां से गलत बात हो गई? और भारत का संविधान अनुच्छेद 51A इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने देश में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करेंगे।
ये बात तो आप अपना पर चलाओ, हम अपना चलाएंगे, जिसका सही होगा उसकी बात आगे बढ़ जाएगी। इतना सा ही तो खेल है। अगर शिक्षा और कलम की बात करना, रोजगार की बात करना, सरकारी संपत्तियों के बेचने के रोकने की बात करना, इसका हक कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये लड़ाई है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है ना? अब अगर सरकारी चीजें प्राइवेट हाथों में बेची जा रही हैं तो उसमें आरक्षण है क्या? आपका आरक्षण है क्या? नहीं है उसमें आरक्षण। तो मंडल कमीशन कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। क्या हमारी ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्या कि जहां भी इस देश में कोई भी सरकारी गैर सरकारी संपत्ति हो, उसमें इस देश के SC ST OBC और जितने भी कमेरा लोग हैं उनको उनकी आबादी के अनुपात में वहां जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? यही तो बात हम करने आए। अब आपके छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वहां पर अभी पिछले दिनों आरक्षण बढ़ाया गया ना। एक बात बताइए, जितने लोग ये धर्म वरम की बात करते हैं, आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं? आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं भाई? आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। अगर आरक्षण न होता तो हमारे देश में जितने प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बने हैं, क्या इतने SC ST OBC समाज के कभी बन पाते क्या? जहां आरक्षण नहीं है वहां SC ST OBC पहुंच पाए क्या? जैसे न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में 2 शेड्यूल कास्ट के जज हैं और 1 OBC के जज हैं। शेड्यूल ट्राइब का तो कोई जज ही नहीं। ये सवाल पूछना क्या संविधान विरोधी बात करना है क्या? मैंने अभी एक RTI लगाई मेरे अपने YouTube चैनल पर, आप देखेंगे इस देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आज की डेट में जितने भी प्रोफेसर के पोस्ट हैं 90 से 99% SC ST OBC के प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। और आज भी इस देश में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में केवल 41 प्रोफेसर OBC के हैं और 20-25 प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट के हैं और ऐसे ही 10-15 प्रोफेसर शेड्यूल ट्राइब के हैं। और बाकी 90% प्रोफेसर कौन है? मैं नहीं जानता उनकी जाति क्या है, मैं नहीं जानता। आप समझदार लोग बताइए, वो 90% प्रोफेसर कौन है भाई? उनकी मेरिट कौन चेक करता है? अब एक बात बताइए, अभी भारत में एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट कह रही है कि इस देश में 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा है। आपने रिपोर्ट पढ़ी क्या? जानते हैं ना वो रिपोर्ट? इसको आसान भाषा में कहूं तो 100 लोग अगर इस देश में हैं और 100 रुपया इस देश का है, तो 100 रुपया में से एक आदमी 40.5 रुपया कब्जा किए हुए है और 50 आदमी केवल 3 रुपया में गुजारा कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वो जो 50 आदमी 3 रुपया में गुजारा कर रहे हैं वो कौन से समुदाय के हैं? ये जानना मेरे हक है और इसका अधिकार मुझे भारत का संविधान देता है। सबसे ज्यादा गरीब कौन है भाई? सबसे ज्यादा बीमारी से कौन मर जाता है? सबसे ज्यादा कौन, किसके प्रोफेसर कम बने हैं, किसके डॉक्टर इंजीनियर कम बने हैं? ये सवाल क्या छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है क्या? आपको अगर कल को कोई आंदोलन करना हो तो आपको अगर 2 विकल्प चुनना हो, कोई धर्म वरम का आंदोलन हो और दूसरी तरफ आपका आरक्षण जो 76% कर दिया गया, जिस पर एक राज्यपाल बैठी हुई हैं और वो पास नहीं कर रही हैं, तो ये बताइए ये किसका हक मारा जा रहा है? ये सवाल है मेरा आपसे। और अगर आरक्षण मिल रहा है तो आपको अगर आरक्षण मिलता है उसका लाभ आपको मिलता कि नहीं मिलता? आपके बच्चों को शिक्षा मिलती कि नहीं? और जहां आरक्षण नहीं है उसका क्या हो रहा है? इसलिए मंडल आंदोलन आया तो मंडल आंदोलन के विरोध में इस देश में दूसरा आंदोलन शुरू हो गया। पता है कि नहीं? इस देश में दूसरा आंदोलन शुरू हो गया। हम ये जानना चाहते हैं, हम केवल ये गुजारिश करने आए हैं, ये संविधान, भारत का संविधान, ये स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, इन सारी चीजों को लेकर के लड़ाई लड़ने की बात करता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। मैं आपसे
आपसे एक अपील करके जा रहा हूं, रीड, राइट एंड फाइट। पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई का वक्त आ गया है साथियों। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम क्योंकि गलत रास्ते पे थोड़े ही हैं, हम तो हक की बात कर रहे हैं। और हक की बात करना किसी के सामने कोई चीज नहीं है।